हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, वहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने किया था। और जैसा कि पिछले वीडियो कुछ मिनट के बाद कट हो गई थी, तो इसके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 का एक अद्वितीय हल होगा। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि किस कंडीशन के अनुसार किस प्रकार के हल होंगे, ठीक नहीं, तो उसी को लेते हुए चलेंगे हम लोग। जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस में बोला गया है कि अद्वितीय हल होगा, ये 2 समीकरणें दिया है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और एक कंडीशन दिया हुआ है अद्वितीय हल। ये दोनों समीकरणों से जो हल प्राप्त होंगे कैसा होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो बताइए कि अननोन की वैल्यू क्या होगी, और अननोन यहाँ पर क्या है, ये, यानी ये का मान निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, नहीं। तो चलिए हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो कंडीशन क्या है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। यही होता है अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 का क्या करेंगे, यहाँ पर मान पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए a1 इज इक्वल टू क्या बताता है, समीकरण 1 के, यानी समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट को बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और डिवाइडेड बाई ये 2 क्या दर्शाता है, समीकरण 2 में x का कोफिशिएंट, तो 6 हो जाएगा। और इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू है। और b1 कितना है, y का कोफिशिएंट समीकरण 2 में 1 में 2 में नहीं, तो -1 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय b2 जो होता है वो समीकरण 2 का y का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, और ये 2 तिया 6, यानी जब ये का मान निकालिएगा ये इज नॉट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि ये का वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। यदि इस समीकरण में ये का वैल्यू यदि रख दीजिएगा तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये का वैल्यू अलाउ नहीं करता है 3, ठीक है, तभी अद्वितीय हल इसका होगा। बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ठीक है, यानी ये इज नॉट इज इक्वल टू 3। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप दिए गए हैं यहाँ पर, उसका फर्स्ट ऑप्शन है कोई हल नहीं है, सेकंड ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, और थर्ड ऑप्शन है अनेक हल है, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, जब ऐसा कंडीशन हो तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का किस प्रकार के हल होंगे, तो ये सीधी सी बात है, समांतर होगी, यानी समांतर होने के लिए कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चूज कीजिएगा ये, ठीक है, यानी कोई हल नहीं। यदि एक अद्वितीय हल होता तो यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 हो जाता। यदि अनेक हल हो जाता तो यहाँ पर तीनों टर्म कैसा होंगे, इक्वल होंगे, नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर गौर से। कहता है छठा क्वेश्चन है ये, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का किस प्रकार के हल होंगे। ठीक है, यानी दो रेखाएं समीकरणों के आलेख जो हैं वो समानांतर रेखाएं हैं। किस प्रकार है? समांतर रेखाएं एक दूसरे की। तब रैखिक समीकरण युग्म का पहला है कोई हल नहीं है, दूसरा है एक हल है, और तीसरा है दो हल है, और चौथा है अनंत हल है। जब दो रेखाएं समानांतर हो तो उनके जो हल होते हैं उस कंडीशन के अनुसार जो हल पाए जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? यहाँ पर ये, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर समानांतर रेखाएं की जगह प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि होती तो अद्वितीय हल होता। यदि अनंत हल के लिए यहाँ पर कैसा होनी चाहिए? समपाती होती, एक दूसरे के अध्यारोपित होती तो अनंत हल हो जाते। नहीं, तो यहाँ पर किस प्रकार की रेखाएं हैं? समानांतर रेखाएं, तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये थोड़ा सॉल्व करने के लिए है, सॉल्व करने नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट का खेल है यहाँ पर। निम्नांकित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। यानी ये चार ऑप्शन दिए हैं और ये चार ऑप्शन में आपको ये इस चीज़ को पता लगाना है कि इसका हल जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। किस दो समीकरणों के माध्यम से यानी इसका जो हल पाए जाएंगे वो अद्वितीय हल होंगे। समझ में आ रही बात? जैसा कि फर्स्ट समीकरण है यहाँ पर, यानी फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट समीकरण x + y = 5 और 2x + 2y = 10। आपको ये दोनों समीकरणों के माध्यम से ये पता लगाना है कि इसका जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल होने के लिए आपके पास किस प्रकार की कंडीशन है? a1 / a2 नॉट इज इक्वल टू b1 / b2। जो इस कंडीशन को ये चार में से कोई ऑप्शन यदि फॉलो कर दे तो वही हो जाएगा आंसर, उसका अद्वितीय हल संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस समीकरण में देखिए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में a1 इज इक्वल टू कितना है? 1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू कितना है? 2। ठीक है, और यहाँ पर b1 इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर b1 इज इक्वल टू 2 है। तो ये तो दोनों बराबर हो गए हैं, तो यानी ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं। यहाँ पर a1 इज इक्वल टू कितना है? 1, a2 इज इक्वल टू 3 और b1 इज इक्वल टू -1 और b2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर भी सेम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, a1 इज इक्वल टू 2 है और a2 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और b1 इज इक्वल टू 1 है और b2 इज इक्वल टू -2 है। 2 दूनी 4, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 नॉट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यदि दोनों बराबर होते हैं तो आप गलत फहमी में है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 जो होते हैं वो -1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाई -4। देखिए ये दोनों बराबर हैं। नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 4 और 2 डिवाइडेड बाई 4, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी नहीं होगा। यानी एक ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। ठीक है, कौन सा है? सी नंबर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों समीकरण जो हैं ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और ये कंडीशन क्या बताता है कि उसका हल जो होंगे अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट के अलावे और कोई कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो नहीं रहा है। तो क्यों ना हम उसको पूरे
पूरा तरह से क्या उसको समझ लें। संगत कब हो, असंगत कब हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब हो, समानांतर रेखाएं कब हो, नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, देखिएगा। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। जरा ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को, आखिर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। यदि दो कोणों का अंतर 30 है तब त्रिभुज के कोण है। यहाँ पर दे दिया गया है और आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए सब में यदि ये तीन कोणों का क्या दिया हुआ है, माप दिया हुआ है, ठीक है। जो कि पहला कोण का है 30, सेकंड का है 60 और थर्ड का है 90, ठीक है। इसी तरह सब ऑप्शन में दिया गया है जो कि सबका सम कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ आपको ऑप्शन से इस चीज़ को पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होनी चाहिए और उन दोनों कोणों का योग, उन दोनों कोणों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। पहला क्या कह रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ये दो कोणों का योग हम यदि कर रहे हैं तो तीसरे कोण के बराबर है। और ये भी बताया जा रहा है कि यदि दो कोणों का योग अंतर कितना है, 30 डिग्री, तो ये दोनों कोणों का योग कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर ऐसे समझिए कि देखिए पहला कोण और दूसरा कोण, ठीक है, पहला कोण और दूसरा कोण दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री, जो कि वहाँ पर बोल रहा है। और इसका डिफरेंस भी कितना है, 30 डिग्री। तो अभी इसको हम रखते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगले में चलिए, ठीक है। देखिए दो कोणों का योग 45 प्लस 90 डिग्री हो रहा है। पहला स्टेटमेंट के तहत यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो हो रहा है। बट दोनों कोणों का जो डिफरेंस है यहाँ पर 0 डिग्री हो जा रहा है। दोनों कोणों का जो डिफरेंस है वो 0 डिग्री हो जा रहा है, जबकि हमें चाहिए 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए तो ये गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा। दो कोणों का योग कितना हो रहा है, 120 डिग्री, जबकि हमें चाहिए कितना, तीसरे कोणों का योग के बराबर, तीसरे कोणों के बराबर। तो यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर तीसरा कोण है, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि इसका योग कितना हो जा रहा है, 120 डिग्री, जो कि तीसरे कोणों का योग के बराबर है। योग के बराबर नहीं, तीसरे कोणों का उसके बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे कि दो कोणों का योग कितना हो जा रहा है, 75 और 30 कितना हो जाएगा, 105 डिग्री, 105 डिग्री, जो कि तीसरे कोणों का योग तीसरे कोणों की माप के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है और दोनों कोणों का योग जो होगा उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो यहाँ पर डिफरेंस भी 30 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है तीसरे कोणों के माप के बराबर दो कोणों का योग, लेकिन इसका डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ये x प्लस 10y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 का एक शून्योत्तर हल होगा। यानी शून्योत्तर हल है तब उस अननोन की वैल्यू क्या होगी, यानी ये की वैल्यू क्या होगी। जबकि यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है और एक कंडीशन है कि शून्योत्तर हल है। शून्योत्तर हल होने का मतलब है कि एक भी हल नहीं है, 0 हल है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये का मान क्या होगा, तो हम जब इस चीज़ को यदि आप जान लेते कि शून्योत्तर हल है तो दिमाग में इस चीज़ ये बात क्रिएट हो जानी चाहिए
कि उसका जो कंडीशन होना चाहिए वो क्या होगा। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 नॉट इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। एक भी हल नहीं होने के लिए कंडीशन ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट करके A1 B1 और A2 B2 का मान निकाल कर हम लोग ये का वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए A1 इज इक्वल टू क्या है, ये है, ये दोनों टर्म को लीजिए, ठीक है। और A2 इज इक्वल टू कितना है, 2 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू ले रहे हैं। B1 इज इक्वल टू कितना है, 10 है, और B2 इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ये वाला। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत ईजी भी है, ठीक है।